लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे जी। हमारी दुआएं नेक, तमन्नाएं नेक, ख्वाहिशात आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो। और आप के लिए आज की वीडियो बिलखुसूस उन तलबा व तलबात के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जिनका इंटरव्यू होने वाला है या जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है वीडियो, बल्कि होगी। लेकिन बिलखुसूस उनके लिए जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उनके लिए कुछ ऐसे सवाल जो उर्दू अदब के हवाले से मशहूर व मारूफ सवालात हैं। मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम जो इंटरव्यूज़ माजी में होते रहे, SPSC के ज़ेर इंतज़ाम या खैबर पख्तूनख्वा के जो तालिब इल्म हैं वो बताते रहते हैं कि सर ये सवालात हमसे पूछे गए मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में। तो मेरी आदत है वो मैं जमा करता रहता हूँ और उनके फिर मुस्तनद जवाबात ढूँढता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी, आज की वीडियो आपके लिए। तो इन सवालात को देखिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार हुई है और हक बनता है कि अगर आपको ये मेहनत पसंद आए, आपके काम आए, तो आप कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, मुकम्मल ऑनलाइन देखें और अपने अच्छे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है जी। पसंद ना आए तो फिर आप बता दें कमेंट्स में कि सर हमें आपकी वीडियोस पसंद नहीं आती, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि किसी और चैनल का रुख कीजिए जो ज़्यादा अच्छा चैनल है। तो ठीक है जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियोस मुख्तलिफ़ सवालात पर मबनी आपके साथ इंटरव्यू स्पेशल जो प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर जाइए, शुरू से लेकर देखिए आखिर तक और पहली 7 वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो में आए। आपके साथ हमने जो सवालात शेयर किए हैं उनकी तादाद 60 तफसीली सवालात हम आपके साथ अहम सवालात शेयर कर चुके हैं जो माजी में मुख्तलिफ़ सालों में पूछे गए चारों सूबों में जो कमीशन के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें। तो ये सवालात जानना आपके लिए ज़रूरी है, भले आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी इनमें से सवालात आ सकते हैं। अच्छा जी, सवाल पूछा गया कि राशिद अल खैरी के मुख्तसर तारुफ के साथ उनके 3 अफसानवी मजमुओं और 3 नावलों के नाम बताइए। राशिद अल खैरी नसीर और ख़तीजा के हवाले से आप जानते होंगे उनको। तो जी देखें, अल्लामा राशिद अल खैरी का तारुफ पेश करना है मुख्तसर, और उनके 3 अफसानवी मजमू और 3 नावलों के नाम बताइए। मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश बल्कि ये है कि आपको मौज़ूआत के हवाले से परेशानी ना हो, इसलिए बिलखुसूस जो अहम मोड होता है ना इंटरव्यू का, वो होता है डेमो का। एक तो आप ख़ुद तैयारी करके जाते हैं ना अपनी तरफ से डेमो की, लेकिन वहाँ पर पहुँचे तो आपको पता चला कि पैनल आपको ख़ुद अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से कोई टॉपिक देता है, वो मेम्बरान देते हैं और कहते हैं कि जनाब इस पर हमें पढ़ाएँ या लेक्चर दें। तो वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई भी शख्सियत हो सकती है, कोई भी सिन्फ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी तहरीक हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से जैसे मोहसिन नकवी को हमने देखा, हमने बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन को देखा और मुख्तलिफ़ शुरा के हवाले से सवालात में थोड़े से इस नोयत के आपको जवाबात बना के भेजता हूँ कि ये एक तरह से आपके डेमो पे तैयार हो जाए, यानी मालूमात आपके पास हो। डेमो अमूमन 2 से 3 मिनट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट। तो अगर इसी सवाल का जवाब जो अब मैं दे रहा हूँ इससे भी आप डेमो में तब्दील करना चाहें कमाल महारत के साथ, तो वो हो सकता है। यानी एक तरह से ये आपके डेमो की तैयारी भी हो रही है, बस अंदाज़ आपने अपनाना होगा और मालूमात आपके लिए हम पेश कर रहे हैं और मुस्तनद मालूमात। तो अल्लामा राशिद अल खैरी अंग्रेज़ी के माहिर हाफिज़ अब्दुल वाजिद के घर 1868 को दिल्ली में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा बेगम था जो उर्दू में शेर कहती थीं। उनकी परवरिश मजहबी और तालीम याफ्ता ख़ानदान में हुई। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद अल्लामा राशिद अल खैरी के फूफा थे। ये बात पूछी जाती है अमूमन कि इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या था। तो देखें जी, आपको मालूम हो गया, बाज़ को मालूम होगा पहले से, लेकिन जिनको नहीं था मालूम उनके लिए कि उर्दू के पहले नावल निगार मिरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, बिनातुल नश, इस तरह के जो नॉवेल्स हैं उनके जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, वो किसके फूफा थे? अल्लामा राशिद अल खैरी के। डिप्टी साहब और अपने चचा अब्दुल हामिद की ज़ेर निगरानी वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने यानी राशिद अल खैरी ने अपनी तालीम मुकम्मल की। इब्तदा में क्लर्क हुए और फिर कई सरकारी मुलाजमतें की, लेकिन उनका मिजाज मुलाजमत के लिए नामौजूं था, इसलिए आखिरकार तंग आकर उन्होंने 1910 में जो आखिरी मुलाजमत उन्होंने छोड़ी तो वो 1910 में छोड़ी। ठीक है,
क्योंकि मुलाजमत की वजह से वो सहाफ़ती दुनिया में नहीं आ सकते थे, बाकायदा रसाले पर उनका नाम नहीं आ सकता था। वो मेहनत भी करते थे, रसाला भी जारी होता था, लेकिन चूँकि मजबूरी थी सरकारी तो वो नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी सरकारी और फिर अपनी मर्ज़ी से वो लिखने लगे। अच्छा, राशिद अल खैरी ने अपने फूफीज़ाद भाई अशरफ हुसैन की सोहबत और मौलाना हाली और नज़ीर अहमद की शागिर्दी के बायस लिखना शुरू किया। बाकायदा लिखने की शुरुआत उन्होंने कब की? 1890 से की। 1898 में उनकी पहली किताब शाया हुई सालेहात, जिसका नाम था, जबकि उनको जो शोहरत मिली वो 1902 में शाया शुदा उनका एक नावल है मनाजिल सायरा। ठीक है, मनाजिल सायरा। अच्छा, 1903 में उनका पहला अफसाना नसीर और ख़दीजा शेख अब्दुल कादिर के रिसाला मखज़न में शाया हुआ, जिसे उर्दू का पहला अफसाना कहा जाता है। मिर्ज़ा हामिद बेग ने कहा है कि ये अफसाना उर्दू का पहला अफसाना है, तो इस हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब देंगे। उन्होंने हुकूक निस्वां के लिए अदबी रिसाला इस्मत शेख मोहम्मद इकराम की निगरानी में जारी किया और फिर ख़ुद रिसाला तमद्दुन जारी किया। उनके रसायल के जो ये रसायल उन्होंने जारी किए, इन रसायल के तवस्सुत से उन्होंने उस दौर की ख़वातीन की मजहबी, इल्मी और अखलाकी तरबियत की। उन्होंने 1917 में बिनात के नाम से मुसलमान लड़कियों की तरबियत के लिए एक इदारा कायम किया और बाद अज़ा इसी नाम से 1927 को रिसाला भी जारी किया। उन्होंने कई नावल लिखे, जिनमें सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और शब ज़िंदगी को ख़ास शोहरत मिली। उन्हें 1917 में मंजर आम पर आने वाले उनके नावल शाम ज़िंदगी पर मुसव्वरे गम का खिताब दिया गया। अच्छा जी, पूछा जाता है ना कि मुसव्वरे गम क्यों कहा जाता है उन्हें और कैसे, तो आप कभी वक्त निकालें और शाम ज़िंदगी का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि मुसव्वरे गम उन्हें क्यों कहा जाता है। तो इस नावल की अशात के बाद उन्हें यह खिताब दिया गया। कब ये शाया हुआ था नावल? 1917। अच्छा, नावलों के साथ उन्होंने कई अफ़साने भी लिखे। उनके अफ़सानों के मजमू, क्योंकि 3 अफ़सानों के मजमूए के नाम भी पूछे गए हैं। नावलों के नाम हमने बता दिए, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और शब ज़िंदगी। तो अफ़सानवी मजमूओं के नाम बिन्तुल वक़्त, इब्नुल वक़्त किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। इनका अफ़सानवी मजमूआ है बिन्तुल वक़्त, तूफ़ान अश्क और बिसाते हयात। ये ऐसे वैसे तो कई इन्होंने लिखी और बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा। नक़ाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखने की वजह से उनकी राइटिंग्स में, उनकी तख्लीक़ात में वो लुत्फ़ नहीं नज़र आता जो कि एक मुझे हुए राइटर में नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा और कसरत उनके यहाँ पाई जाती है लिखने के हवाले से। लेकिन बहरहाल उनकी चीज़ें पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। उर्दू के इस नामवर अदबी शख्सियत का इंतकाल 3 फरवरी 1936 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में ही इंतकाल हुआ। कब हुआ? 3 फरवरी 1936। तो ये थे जनाब राशिद अल खैरी। उनके मुतल्लिक़ आपको तालीम से लेकर मुलाज़मतों के हवाले से कौन से रसायल निकाले और कौन से नावल्स हैं इनके, कौन से अफ़सानवी मजमूए हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद से क्या ताल्लुक़ था, तालीम कैसे मुकम्मल की, तमाम चीज़ें आपको बता दी गई। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो सिलसिला जारी रखा जाए, वरना टाटा बाय बाय कर दिया जाए। अच्छा जी, फैज़ अहमद फैज़, ये सवाल किया गया था कि इंटरव्यू में, मेरी एक तालबा हैं, तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में, जब उनका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझे लिख भेजे थे अपने सवालात के, सर ये सवालात हमसे पूछे गए। तो उनमें एक सवाल ये भी था कि फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन अवार्ड क्यों दिया गया, और ये भी पूछा जाता है कब दिया गया। तो ये गौर से सुनिएगा। फैज़ अहमद फैज़ को हुकूमत रूस की जानिब से 30 अप्रैल 1960 को लेनिन इनाम बराए अमन दिया गया। अच्छा, जिसे फैज़ ने कब वसूल किया? 1962 को वसूल किया। अवार्ड देने वाली कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक फ़ैज़ को, अच्छा ये भी सवाल किया जाता है, अच्छा उनको ही क्यों मिला? किसी और को भी मिल सकता था। फ़ैज़ को ही लेनिन अवार्ड क्यों मिला? तो
जिस कमेटी ने ये अवार्ड जारी दिया उसके चेयरमैन के मुताबिक फैज़ को ये अवार्ड उनकी इनकलाबी शायरी की वजह से दिया गया, जो पढ़ने वालों को जहद मुसलसल इंसानी बराबरी, मसावत, आज़ादी और अमन के लिए कायल करती है। इनकी शायरी में ये ख़ुसूसियात मौजूद हैं जिन्होंने हुकूमत रूस को मुतासर किया और उनको अपने हुकूक़ के हुसूल का दर्स देती है। फैज़ ने दुनिया के अमन और सलामती के लिए जो काविशें की और जनीवा और ताशकंद में मुनक़द एशिया के अदीबों की कॉन्फ्रेंस में जो कलीदी किरदार अदा किया, उसने उनके लिए लेनिन अवार्ड के हुसूल को मुमकिन बनाया। ठीक है जी। 30 अप्रैल 1960 को इनाम दिया गया, जिसे फैज़ ने वसूल किया जून 1962 को। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। गोपी चंद नारंग मुहक्किकीन के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि पैनल के मेंबरान जानते हैं कि अच्छा फ़िक्शन तो सारे लोग पढ़ते हैं, तहकीक को बहुत कम लोग, क्योंकि खुश्क मज़मून समझा जाता है, तनकीद तहकीक तो उनको कम पढ़ा जाता है। तो बहरहाल आपके लिए ये भी हम सवाल पेश करें। ये भी सवाल पूछा गया था। गोपी चंद नारंग के बारे में आप क्या जानते हैं? अहद हाज़िर के माहिर लिसानियात, मारूफ नक्काद और मुहक्किक गोपी चंद नारंग पंजाब में पैदा हुए। उनका बचपन कोयटा में गुजरा। उन्होंने 1954 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और 1958 में पीएचडी उर्दू किया। पीएचडी में उनका मैदान लिसानियात था। उनका ताल्लुक़ शोबा तदरीस से था। 1957 में वो दिल्ली के स्टेफेंस कॉलेज में बतौर लेक्चरार मुक़र्रर हुए और फिर इसी शोबे में तरक्की करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे तक जा पहुँचे। तसनीफ़ व तालीफ़ से उनका ताल्लुक़ बहुत गहरा रहा। उनकी कमोबेश 64 किताबें शाया हुईं। कितनी किताबें? 64। और ये कोई एक माइनर समझे कि तादाद नहीं है, मामूली तादाद नहीं है। 64 किताबें और ऐसी वैसी किताबें नहीं। अच्छा, उन किताबों में सिर्फ़ उर्दू की किताबें नहीं थीं, उनमें उर्दू की किताबें भी थीं, अंग्रेज़ी की भी थीं और हिंदी किताबें भी थीं। उनकी मारूफ़ किताबों के नाम अगर आपसे पूछे जाएँ तो आपको यकीनी तौर पर मालूम होना चाहिए। किताबों के नाम देखिए, अदबी तनकीद और उसलूबियात। दूसरी किताब देखें, देखिए जी, यहाँ पर पीडीएफ ने फिर अपनी कारस्तानी दिखाई है। बहरहाल किताबों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली, वो जान लें। ये वहाँ यहाँ से पता नहीं क्या कट हो गया है। तो एक किताब है उनकी अदबी तनकीद और उसलूबियात, और दूसरी है अमीर खुसरो का हिंदी कलाम, अमीर खुसरो का हिंदी कलाम और उर्दू अफ़साना, रवायत और मसाइल। ये अहम किताबें हैं उनकी, और बाकी तो बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 64 किताबें हैं, लेकिन इन 3 किताबों के नाम भी आप याद रखें तो काफ़ी है। वो काफ़ी अरसे तक साथिया अकादमी भारत के सदर भी रहे। तहकीक और तनकीद के शोबे में उनकी खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से 1990 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। 2004 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है जी, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, और 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उर्दू की खिदमात के हवाले से 2012 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया उन्हें। ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ़ वो सफ़ीर उर्दू के नाम से मशहूर थे। मुख्तलिफ़ मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने एक मशहूर सफ़रनामा भी लिखा था। ठीक है, उनका इंतकाल 15 जून 2022 को मुत्तहिदा अमेरिका में हुआ। उनका इंतकाल यानी हाल ही में, यानी गुज़िश्ता साल जून में 2022 में मुत्तहिदा अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 64 नंबर पर जो सवाल है वो बड़ा ट्रिकी सवाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? ठीक है, कोई शेरी मिसाल भी दें। अब ये मुराद तो हम बता देंगे, लेकिन अब शेर में कैसे उसे बरता गया है, कोई शेर याद नहीं है, तो ये सवाल आपके लिए बड़ा कारआमद है। ठीक है, इस ज़रबुल मिसल से मुराद क्या है? मुराद है कि जो चीज़ सामने है, ज़ाहिर है, उससे मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करने की क्या ज़रूरत है, यानी पहले से आया चीज़ों के बारे में मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। बतौर मिसाल बाक़र रज़वी का शेर भी हम देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी कहते हैं आईने को। ठीक है, हाथ में कंगन पहना हुआ है, उसको देखने के लिए आईने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही उसको देख रहे हैं, हमें पता है वो ज़ाहिर है।
ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मामलात के बारे में ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल होती है कि जिस चीज़ के बारे में पहले ही पता हो उसके मुतल्लिक़ दोबारा से बात करना, तो उसकी ज़ाहिर है कि फिर मालूम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में नहीं किया जाता क्योंकि वो पहले से मालूम है। यानी जिस चीज़ के मुतल्लिक़ पहले से पता हो, जो पहले से सामने हो, उसके मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब शेरी मिसाल कैसे थे? शेर मैंने जानबूझकर बहुत छोटी बहर का आपके लिए इंतख़ाब किया है। बाकर रिज़वी का शेर है, याद रखिएगा। गर तरद्दुद हो आज़मा देखो, गर तरद्दुद हो आज़मा देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या। देखिए ये पूरा इस्तेमाल हो रहा है इसमें। गर तरद्दुद हो आज़मा देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, यानी मैं तो आज़माया हुआ हूँ, इसमें आज़माने की बात नहीं है। फिर भी अगर तरद्दुद है, कोई कसर रहती है तो मुझे आज़मा कर देखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने की बात है कि मैं मुखलिस हूँ, शायर ये कह रहा है इस शेर में। अच्छा, ख़िताब और लक़ब से क्या मुराद? ये सवाल भी किया जाता है और इस हवाले से हम कुनियत भी देखेंगे, उर्फ़ियत भी देखेंगे, इन चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन अगली वीडियो में, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। ख़िताब किसी शख़्स की इल्मी काबिलियत या बहादुरी के बायस अमूमन ये होता है कि हुकूमत वक़्त की जानिब से दिया जाता है या कोई बाख्तियार इदारा होता है वो देता है। ठीक, जैसे सर का ख़िताब दिया गया बहादुर यार जंग, आपने सुना होगा, मलकुल शोरा, शम्सुल उलमा या निज़ाम जंग, दबीरुल मुल्क। ठीक है। जबकि लक़ब जो होता है ना वो अवाम की तरफ से लोगों की अच्छी आदत के मुतल्लिक़ उनको दिया जाता है, यानी जो भी ख़साइल होते हैं फिर वो कैसे भी हों। बाज़ अलक़ाबात ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन हमने यहाँ पर अच्छे अलक़ाबात लिखे, लेकिन उनकी बुराइयों, जैसे अबू जहल, वो ज़ाहिर है कि अच्छा लक़ब नहीं है, वो उनकी किसी की भी कोई बुराई और किसी की कोई ख़ामी देखकर उसको लक़ब दिया जाए तो तभी दिया जा सकता है, और किसी की अच्छी आदत के हवाले से अच्छे ख़साइल जो हैं, जो ख़सलतें हैं अच्छी, जो आदत हैं, उनके मुतल्लिक़ भी लक़ब दिया जाता है और अमूमन अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से उनको दिया जाता है। जैसे कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, ठीक है, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। दाता गंज बख्श, बुत शिकन महमूद गज़नवी को कहा जाता है। तो ये जनाब ये फ़र्क है ख़िताब और लक़ब में। अमूमन समझा जाता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो मुखलिसी के साथ, जिस तरह हम खुलूस के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए वीडियोस पेश करते हैं, तो आप भी खुलूस का मुज़ाहरा कीजिए, वीडियोस को ऑनलाइन देखिए, इसको वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी सवाल है आप चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस आपके लिए होती हैं, और आपको पता है कि इस तरह की जो खिदमात हैं वो बिल्कुल मुफ्त आपको डोर स्टेप पर मौजूद हैं। आप घर बैठे बेहतरीन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, मुख्तलिफ़ मुस्तनद किताबों से सवालात के जवाबात मुझे ढूँढने पड़ते हैं, तहकीक करनी पड़ती है। मेरा भी फ़ायदा होता है, आप ये ना समझिए कि सिर्फ़ आपका फ़ायदा होता है, मेरा भी लालच है। लालच क्या है कि मुझे पढ़ने के लिए मज़ीद नई-नई चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरा मिज़ाज कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा से करता हूँ। मुझे आप भी कुछ नया सिखाएँगे तो मैं शौक़ से सीख लूँगा, ये नहीं देखूँगा कि आप तो तालिब इल्म हैं मेरे, अच्छा आप क्या सोचेंगे? मुझे कोई चीज़ नहीं आएगी, मैं आपको बता दूँगा, मुझे नहीं आ रहा, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। इसमें क्या है? ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो नई से नई चीज़, जिस दिन आपने ये समझा कि आपको सब कुछ आ गया, समझिए कि उस दिन आपने ख़ुद को तबाह किया। ठीक है? तो मैं तो भई सीखने की कोशिश करता हूँ, और आज की वीडियो यहाँ आपके लिए मालूमात का एक ख़ज़ाना साबित हुई। मेरे लिए भी नई चीज़ों को जानने का मौका बनी, और नई चीज़ों को मैंने गोपी चंद नारंग के बारे में नई चीज़ें सीखी हैं आज। उनके बारे में जाना, कुछ पता था, कुछ नहीं था पता, और वो देखा। राशिद अल खैरी के बारे में ज़्यादा पता था, ठीक? तो उनके बारे में फिर रिकॉल हो गई चीज़ें तमाम। इसी तरह हमने फिर बात की फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को लेनिन अवार्ड क्यों दिया गया, वजह तो मुझे मालूम थी, लेकिन ये उस कमेटी के चेयरमैन ने भी ये वजह बताई है, ये नहीं था पता। और अमूमन ये सुनते आए कि 1962 में ये अवार्ड उनको मिला, लेकिन
आज मुझे तहकीक से पता चला कि 1960 में ये अवार्ड दिया गया था, जिसे फैज़ ने वसूल जो किया 1962 को किया। ठीक है जी। और इसके अलावा हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो इस मिसाल के हवाले से शेरी मिसाल जो है ये मैंने आज पहली बार ढूंढी और आपके लिए पेश की। तो जी इस तमाम मेहनत का सिला ये हो सकता है कि आप ये इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कीजिए और मुझे अपनी पुरखुलूस दुआओं में याद रखिए। शाद रहिए, आबाद रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।